प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता निबंध के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि नित्य नूतनता ही किसी वस्तु की मौलिकता की पहचान है। इसलिए भाषा में भी नवीनता होनी चाहिए और हमें पूर्वाग्रह छोड़कर नवीनता का स्वागत भी करना चाहिए, अन्यथा भाषा बनावटी बनकर रह जाएगी। गद्यांश देखें। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। प्रशस्त, प्रशस्त माने सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, निर्दिष्टता, निर्देश देने की क्षमता, चिरकाल, लंबे समय तक। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि किसी भी भाषा के नवीनीकरण का कार्य कितना भी श्रेष्ठ रूप से क्यों न हुआ हो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी भाषा का मुख्य कार्य है भावनाओं, अनुभवों तथा विचारों की अभिव्यक्ति करना, और यह अभिव्यक्ति नितांत स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी भाषा में अस्पष्टता का गुण नहीं है अथवा भाषा में निर्देश देने की क्षमता नहीं है तो वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। लेखक कहता है कि अपनी बात कहने के लिए नए शब्दों और मुहावरों के निर्माण में भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रह पूर्व में स्थापित धारणा, पहले से बनाई हुई धारणा से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। लेखक कहता है कि नए शब्दों की रचना करते समय हमें पूर्वाग्रह को छोड़कर इस बात पर विचार करना चाहिए कि शब्द की मूल आत्मा क्या है, वह किस प्रकार के भाव को प्रकट कर रहा है। उसी के साथ उसके प्रयोग की सार्थकता पर भी गंभीरता से हमें विचार करना होगा। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दास्ता की निशानी है। दास्ता माने गुलामी। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। लेखक कहता है कि यदि हम यह सोच लें कि अंग्रेजी हमारे शासकों की भाषा रही है और उसके प्रयोग से हमें गुलामी की याद आती है, परतंत्रता की याद आती है, तो हमें समझना चाहिए कि उसके बदले में शब्दों के निर्माण करने की प्रक्रिया से हमारा ही नुकसान होगा, अंग्रेजी का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, ज्ञापित माने प्रभावित, सूचित, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। लेखक कहता है कि अरबी फारसी के शब्दों से इस्लाम के वर्चस्व का यदि हमें बोध होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इन शब्दों के स्थान पर नए शब्दों की रचना अनावश्यक रूप करने से भाषा की स्वाभाविकता समाप्त हो जाएगी और भाषा बिल्कुल बनावटी बन जाएगी। इससे न तो अंग्रेजी का नुकसान होगा न अरबी फारसी का, नुकसान केवल हिंदी भाषा का ही होगा। अतः नए शब्दों के निर्माण के लिए हमें पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, बल्कि जो शब्द हमारे भावों को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो अरबी के हों, फारसी के हों या अंग्रेजी के हों, उन्हें अपने भाषा की प्रकृति के अनुरूप हमें स्वीकार करना चाहिए। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला,
प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। उत्तर, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं कि किसी भी भाषा का मुख्य कार्य विचारों की अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। यदि किसी भाषा में अस्पष्टता का गुण विद्यमान नहीं है अथवा भाषा में निर्देश देने की क्षमता नहीं है तो ऐसी भाषा बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। तीसरा प्रश्न, किन विशेषताओं के अभाव में भाषा चिरकाल जीवी नहीं होती? उत्तर, सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता जैसी विशेषताओं के अभाव में भाषा चिरकाल जीवी नहीं होती। चौथा प्रश्न, नवीनीकरण की प्रक्रिया में हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? उत्तर, नवीनीकरण की प्रक्रिया में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का प्रमुख कार्य भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। पांचवा और अंतिम प्रश्न, सार्थकता और पूर्वाग्रह शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, सार्थकता और पूर्वाग्रह शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ हेडिंग डाल दें शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। शब्द के नीचे लिख लें सार्थकता, अर्थ के नीचे अर्थवत्ता या उपयोगिता। शब्द के नीचे पूर्वाग्रह और अर्थ के नीचे पहले से स्थापित धारणा या पूर्व में बनाई गई धारणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को स्मरण करें। अगले भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।